आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टार्टअप्स की दुनिया की सबसे दिलचस्प और सबसे हैरान कर देने वाली कहानियों में से एक की। ये कहानी है बायजूस की, एक ऐसी कंपनी जिसने एजुकेशन की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, एक सफर जिसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक क्लासरूम से, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और फिर कुछ ही सालों में वही छोटी सी क्लास दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन जाती है, जिसकी वैल्यूएशन पहुंच जाती है $22 बिलियन तक। तो इस जबरदस्त सफर के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर ऐसा क्या था जो बिल्कुल सही बैठा, और फिर कहां पर क्या कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ गड़बड़ होने लगा? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, इसके फाउंडर बायजू रविंद्रन के साथ। ये वो टाइम था जब एक टीचर के पढ़ाने के अनोखे तरीके ने एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी। ये सब शुरू हुआ साल 2006 में, जब बायजू रविंद्रन ने एग्जाम की तैयारी के लिए वर्कशॉप्स लेनी शुरू की। उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि 2009 आते-आते उनकी क्लास में स्टेडियम भरने लगे। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टेडियम्स। और फिर आया 2015, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बायजूस द लर्निंग ऐप का लॉन्च। उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था कि स्टूडेंट्स के बीच एक ही बात चलती थी, अगर बायजूस सर ने पढ़ा दिया ना तो एग्जाम तो समझो आसान हो गया। यही भरोसा और पॉपुलैरिटी इस ब्रांड की असली ताकत बनी। तो आखिर इस ऐप में ऐसा क्या अलग था? इसमें मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एनिमेशन और कहानियों का इस्तेमाल होता था, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, और सबसे बढ़कर विजुअल लर्निंग पर फोकस था। असल में यह भारत का पहला इतना बड़ा डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम था जो इससे ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स से बहुत आगे ले गया। अब देखते हैं कि कैसे इस इंडियन स्टार्टअप ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वो दौर था जब BYOS की कहानी में बड़े नाम और अरबों डॉलर्स की एंट्री होने वाली थी। इन्वेस्टर्स को बायजूस में तीन चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। पहला, इंडिया की बहुत बड़ी एजुकेशन मार्केट। दूसरा, देश में स्मार्टफोन्स का बढ़ता क्रेज। और तीसरा, विजुअल लर्निंग का फ्यूचर जिसमें उन्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल दिखा। सिकोया और चैन ज़ुकरबर्ग इनिशिएटिव जैसे बड़े नामों ने जब पैसा लगाया तो बायजूस को सिर्फ फंडिंग ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल पहचान भी मिली। इसके बाद बायजूस ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने मार्केट में खलबली मचा दी। ग्रोथ को खुद बनाने के बजाय उसे खरीदना। ये एक ऐसी रेस थी जिसने एडटेक की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कुछ बहुत बड़े नाम अपने साथ जोड़े। $300 मिलियन में व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा और बच्चों के कोडिंग मार्केट में एंट्री की। $120 मिलियन में ऑस्मो को खरीदकर अमेरिकन मार्केट में कदम रखा। और फिर लगभग $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदकर नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मार्केट को डोमिनेट करने का प्लान बनाया। उनकी स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था। पहला, कंपटीशन को ही खत्म कर दो। दूसरा, नए नए स्टूडेंट सेगमेंट्स को कैप्चर करो। तीसरा, पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बनाओ। और चौथा, हर जगह ब्रांड का दबदबा कायम करो। लेकिन इतनी तूफानी रफ्तार से बढ़ने की एक कीमत होती है, और इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इंटीग्रेशन की चुनौती। मतलब इतनी सारी अलग अलग कंपनियों के कल्चर और सिस्टम को एक साथ लाना बहुत मुश्किल था, और ये चीज आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतों की वजह बनी। चलिए अब बात करते हैं उस टाइम की जब बायजूस सिर्फ एक इंडियन स्टार्टअप नहीं रहा बल्कि ग्लोबल पावर हाउस बन गया। और इस सब में पैंडेमिक ने एक बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले किया। उन्होंने दुनिया भर में छा जाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की, बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन चलाए, मेगा सेलिब्रिटी शाहरुख खान को अपना चेहरा बनाया और मिडिल ईस्ट, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मार्केट्स में एंट्री ली। और फिर आया कहानी का सबसे ऊंचा पॉइंट। पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड में जैसे विस्फोट हो गया और बायजूस की वैल्यूएशन आसमान पे पहुंच गई, $22 बिलियन। एक वक्त पर यह इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था। पर कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान भी आती है। अब कहानी में एक डार्क टर्न आता है, जहां इस चमकते हुए साम्राज्य में धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक कई विवाद सामने आने लगे। पेरेंट्स ने बहुत ही एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स की शिकायतें की। कई परिवारों पर EMI के जाल में फंसने के आरोप लगे। रिफंड को लेकर प्रॉब्लम बहुत आम हो गई, और हद से ज्यादा विस्तार करने की वजह से कंपनी का पैसा बहुत तेजी से जलने लगा।
एक तरफ कंपनी का वादा था कि वो स्टूडेंट्स को एक नए तरीके की डिजिटल लर्निंग से एम्पावर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत में ज़बरदस्ती सेल्स करने और पेरेंट्स पर दबाव बनाने की कहानियां सामने आ रही थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आज की तारीख में कंपनी की हालत क्या है और क्या यहां से वापसी मुमकिन है? यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, इन सारी मुश्किलों के बावजूद बायजूस के पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक यूजर बेस है। कंपनी अब AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर फोकस कर रही है, पूरी दुनिया में अपना स्ट्रक्चर बदल रही है और अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगी हुई है। और यहां एक बात तो माननी पड़ेगी, अपनी सारी गलतियों के बावजूद बायजूस ने यह साबित कर दिया कि एक इंडियन एडटेक कंपनी ग्लोबल लीडर बन सकती है। ये इंडिया की तरफ से पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने दुनिया को यह दिखाया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बायजूस की कहानी एक शानदार कमबैक की कहानी बनेगी या फिर ये आने वाले स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ एक सबक बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।